आपने बेचना है तो आप अपने हिसाब से बेचें, और आपने अगर खरीदना है तो आप कैश पे करें। तो मतलब इसमें जो आपको ज़्यादा सूट करता है आप उस चीज़ पे जाएं। अब इसमें यहाँ पे कुछ इश्यूज, क्योंकि एनडीसी वाला जो मैटर है, ट्रांसफर वाला मैटर, वो एंड पे मैं डिस्कस करता हूँ। अब इसमें यहीं पे यही कैश पे और टाइम पे जो चीज़ चल रही होती है, यहाँ पे कुछ मसाइल आ जाते हैं। उसमें रियल्टर को बाज़ फेस करना पड़ जाता है, बाज़ वो सेलर को फेस करना पड़ जाता है, बाज़ बायर को फेस करना पड़ जाता है। मतलब इन तीन में से कोई एक डिस्टर्ब होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो चेन होती है, वो तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उसमें बाज़ रियल्टर किसी न किसी वजह से डिले कर रहा होता है, अगर वो अवेलेबल नहीं है या जो भी आप कह लें, तो उसमें सेलर और बायर इन दोनों में से किसी एक के साथ जो उसने पहले कमिटमेंट की होती है कि जी आपको पेमेंट इतने टाइम में मिल जाएगी, तो डेफिनेटली या वो डिले करेगा। बायर को तो चलो फायदा हो गया कि चलो जी ठीक है, मैं मतलब 2-4 दिन में पेमेंट अरेंज कर लूंगा, लेकिन वो सेलर के लिए वो पैनिक सिचुएशन बन जाती है कि जी मुझे तो पेमेंट चाहिए थी। बाज़ का सेलर इधर उधर होता है, वो कहता है जी कि मैं 2-4 दिन बाद ट्रांसफर दूंगा, तो उसमें जो परचेजर है वो परेशान हो रहा होता है कि जनाब मैंने तो पेमेंट दे रखी है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी उसने इनिशियल अमाउंट दे रखी होती है, वो कहता है जी मेरे लिए तो मतलब परेशानी बन गई। तो इस तरीके से बाज़ का फिर अंदर रियल्टर परेशान हो रहा होता है कि जी बाज़ का कमिटमेंट हुई पड़ी है कि सेलर को बुलाना है, उसने किसी और स्टेशन से आना है उस सिटी में जहां पे बायर मौजूद है, फर्ज कर लेते हैं। तो अब एक कमिटमेंट हुई हुई है और सेलर को बुलाए जाने के लिए वो अपना एक मतलब पूरे मामलात अपने कर रहा होता है, तो उसमें बायर फिर एंड टाइम पे कह देता है कि जी नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूं। तो उसमें सेलर की तरफ से प्रेशर उस रियल्टर पे होता है, तो वो एक मतलब दोबारा वो बदमज़गी की सूरत हाल बन जाती है। उसमें कोशिश किया करें कि जब भी आप अपनी डील करते हैं, आप चाहे डीलर हैं, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप बायर हैं, तो आप चीज़ों को क्लियर रखें, क्योंकि आप तीनों मतलब हम जो 3 लोग हैं, हम तीनों ने मिल के चलना होता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी इस चेन को क्लियर रखें। जो चीज़ है, जो एक्चुअल सूरत हाल चल रही होती है, उससे आप अपने क्लाइंट को आगाह रखें। और अगर आप एंड क्लाइंट हैं तो आप अपने रियल्टर को जरूर आगाह रखें कि जी मेरी पेमेंट इतने दिन में अरेंज होगी, ताकि वो शुरू से उसके मुताबिक लेके चले। और अगर सेलर उन दिनों में अवेलेबल नहीं है तो वो शुरू से बता के रखे कि जी मैं इतने दिन तक अवेलेबल नहीं हूं। तो इसमें क्या है, सेलर बायर भी वो रिलैक्स रहेंगे, रियल्टर भी रिलैक्स रहेगा, और ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन हैं वो सही तरीके से हो सकती हैं। अब इसमें बाज़ का कुछ जो हमारे भाई हैं रियल्टर, वो भी अंदर वो मतलब कर जाते हैं, पेचीदगी पैदा कर जाते हैं। तो ओवरऑल बाज़ का सेलर डिस्टर्ब कर जाता है, बाज़ का बायर डिस्टर्ब कर जाता है, बाज़ का रियल्टर से भी गलती हो जाती है। तो तीनों को चाहिए कि मिलजुल कर रहे। अब इसमें जो नई पॉलिसी आई है, क्योंकि ये मैं जो तीनों का आपको जिक्र किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि जो अब नई पॉलिसी आई है, जो अब देख रहे हैं, जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है, उसके मुताबिक आप अगर एनडीसी लगवाते हैं तो एनडीसी पहले जब हम सबमिट करते थे डीएचए में, तो हमें स्लिप तो मिल जाती थी। स्लिप के साथ साथ बाद में हम 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, जो भी एक ड्यूरेशन होता था, या 24 घंटे के बाद, सेम डे पे भी हो रही थी, तो वो हम स्लिप दोबारा डीएचए को सरेंडर करते थे और डीएचए हमें एक इश्योरेंस सर्टिफिकेट विद मेंबरशिप फॉर्म वो हमें दिया करता था। अब क्या है कि वो आपको डायरेक्ट क्या करेगा कि आपको उन्होंने दे देनी है, क्या मैसेज आपके पास आ जाएगा कि सेलर के पास भी मैसेज पहुंच गया जो प्लॉट का ओनर है कि जी आपके प्लॉट की एनडीसी क्लियर हो गई है। इसी तरीके से जिस ऑथराइज स्टेट से उसने अपनी एनडीसी सबमिट करवा रखी है, उनको भी एक मैसेज चला जाता है कि जी आपका ये जो प्लॉट जो आपने एनडीसी सबमिट करवाई थी, इसकी एनडीसी क्लियर कर दी गई है। तो इसमें एक ये चीज़ है। दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र का अब इसमें यह है कि डॉक्यूमेंट्स जब वो पूरे तैयार हो जाते हैं कि आपने एफिडेविट जितने भी हैं आपने वो रेडी कर लिए हैं, क्योंकि आप ट्रांसफ़र चार्जेस के साथ साथ उसमें आप सर्विस चार्जेस भी दे रहे होते हैं। सर्विस चार्जेस जो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा के दे रहा होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स सारे बनवा के दे रहा होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में वो आपसे जो पेमेंट ले रहा होता है उसमें वो आपकी एफिडेविट वगैरह रेडी करता है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो उसको देख रहा होता है। अब इसमें जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, आपने एफबीआर की अदायगी भी कर लिया, आपने स्टाम्प भी पे कर लिया, डीएचए फी भी आपने पे कर ली, आपने तमाम एफिडेविट भी रेडी कर लिए, तो ये सारी चीज़ें सेलर बायर का डाटा मिला के आप एक सेट रेडी करके जब आप डीएचए के पास जाते हैं,
जो पहले प्रैक्टिस थी, प्रीवियस प्रैक्टिस फिलहाल मैं बता रहा हूं, आप लेके जाते थे डीएचए के फाइनेंस काउंटर पे, वहां पे वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करता था, फाइनेंस वाले वेरीफाई करते थे, जो आपने पेमेंट की होती हैं वो उन सबको ऑनलाइन चेक कर रहे होते थे। उसके बाद आप वहां पे सबमिट करवा देते थे डीएचए में, आपको फिर से एक स्लिप मिल जाती थी। उस स्लिप पे आपको नीचे ट्रांसफर का टाइम मेंशन करके दिया जाता था कि जी आप 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद, बकायदा वो टाइम और डेट मेंशन होती थी कि उसके बाद आप जब चाहें ट्रांसफर ले सकते हैं, उससे पहले आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते थे। लेकिन मतलब उसमें एक फायदा भी था उस वक्त कि सेलर को भी पता होता था कि जी इस डेट तक, और बायर को भी पता होता था कि इस डेट तक, मतलब ये 2 दिन हम ट्रांसफर नहीं ले सकते, इन 2 दिनों के बाद वो अपना म्यूचुअली एक टाइम डिसाइड कर लेते थे कि फलां डेट को फलां वेन्यू पे हमारा ट्रांसफर होना था, क्योंकि वो ट्रांसफर स्टेशन पहले डिसाइड हो चुका होता था और वो डेट और टाइम उसके मुताबिक सेलर, बायर और जो रियल्टर था वो वहाँ पे पहुँच चुका होता था और मामला बआसानी हो जाते थे। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी है इसके मुताबिक आसानी तो की है डीएचए ने कि आप आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाएं, वेरिफिकेशन करवा के आप वहीं पे अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा लें। तो इसमें बाज़ रियल्टर को भी नहीं पता होता, बाज़ सेलर को भी नहीं पता होता, और वहाँ पे बायर को भी नहीं पता होता कि कोई पेचीदगी हो सकती है। बायर अपनी जगह मुतमईन होता है कि उसने जो भी ट्रांसफर चार्जेस पे करने थे, जो भी चीज़ें उसने पे करनी थी वो सारी कर रखी हैं। रियल्टर अपनी जगह मुतमईन बैठा होता था कि जी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तमाम चीज़ें हमने मुकम्मल करके अपना सेट रेडी कर लिया। इसी तरीके से सेलर की तरफ से जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती थी उसने सिर्फ एफबीआर पे करनी होती थी, तो वो करके अपनी तरफ से हर बंदा रिलैक्स बैठा होता है, आजकल की जो प्रैक्टिस है। और आप जब वो डॉक्यूमेंट सेलर बायर को बुला के डीएचए में लेके जाते हैं और उसी दिन आपने वेरिफिकेशन भी करवानी है और उसी दिन आपने ट्रांसफर भी करवाना है सेम टाइम पे, मतलब आप जाके करवा सकते हैं, जो अब नई प्रैक्टिस है। तो उसमें वहां पे अगर कोई सिस्टम का इशू आ जाता है, बाज़ का टेक्निकल कोई एरर आ जाता है, वहां पे सिस्टमेटिक एरर आ जाता है, तो आपकी जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वहां पे वो वेरीफाई होने में टाइम लग जाता है तो उसमें सेलर बायर दोनों परेशान हो रहे होते हैं। या बाज़ वहां पे कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है, उस ऑब्जेक्शन लगने में, क्योंकि बाज़ जब आप ऑन बिहाफ ट्रांसफर पे जाते हैं तो उसमें चीज़ें कुछ और आ जाती हैं, क्योंकि उसमें आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप जाके मेरी जगह पे ट्रांसफ़र लें। तो बाज़ उस पेपर पे कुछ ना कुछ सिग्नेचर का या कुछ इस तरीके से इशू आ जाता है कि ट्रांसफ़र आपका डिले हो जाता है। तो उसमें सेलर बायर के लिए या रियल्टर के लिए वहाँ मौके पे बहुत परेशानी बनती है। एक तरफ डीएचए का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि आप आएँ, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, ट्रांसफ़र करवाएँ और आप जाएँ। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू तो है, साथ में नेगेटिव पहलू ये है कि आपका अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू बन गया है तो वो आपके लिए, जो सेलर आपने किसी और सिटी से बुलवाया है या बायर को किसी और सिटी से बुलवाया है, या सेलर बायर वहाँ पे थे, रियल्टर किसी और सिटी से वहाँ उस सिटी में गया है, कोई भी एक फरीक इनमें से आउट स्टेशन से वहाँ पे आया है, तो उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है कि अब उसका स्टे का क्या होगा, या उसको दोबारा वापस जाना पड़ेगा, या उसका आगे का एक और दिन ज़ाया होगा। स्टे भी वो कर लेगा, लेकिन उसकी जो एक अपनी प्लानिंग उसने करके रखी होती है कि जी मैंने कल परसों ये काम करना है, तो वो उसके लिए मसला बन जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सेम डे पे मत जाएं, कि अगर आप रियल्टर हैं तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, सबमिट करवाने के बाद आप अपने सेलर बायर दोनों के साथ म्यूचुअली एक टाइम डिसाइड कर लें ताकि उनके लिए कोई मसला ना हो। अगर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे तो आप पहले उन मामलात को हल कर लें, उस ऑब्जेक्शन को आप हल करें, उसके बाद आप अपने सेलर बायर को वहाँ पे बुलाएं और अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवाएं। इसी तरीके से मैं सेलर और बायर दोनों से भी यही कहूँगा कि आप इस चीज़ की जिद ना करें कि जी हम इसी दिन ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो बेहतर यही है कि वो जल्दी में जो आपका एक दिन ज़ाया हो सकता है, बेहतर है आप अपना वो टाइम बचाएं, जो आपने परेशानी वहाँ जाके फेस करनी है उस परेशानी से बचें और आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करवा के आगे किसी 1-2 दिन बाद आप अपना ट्रांसफ़र कंडक्ट करवा लें। इसी तरीके से कोशिश करता रहूँगा, आप लोगों से कुछ मालूमाती चीज़ें डिस्कस करता रहूँ। अगर आपको मेरा जो यहाँ पे वीडियोज़ बनाने का मकसद है वो समझ में आता है या वीडियोज़ आपको मेरी मालूमाती लगती हैं तो मेरे ख्याल से आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों से मालूमात शेयर करता रहूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।